हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 लेक्चर देखे होंगे, उसमें आप लोग सार्वभौमिक टीकाकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे। ये आपका पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग सार्वभौमिक टीकाकरण के दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सेविका बूस्टर बैच। इस सेविका बूस्टर की अगर खास बात करें तो अगर आपका जो पेट एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट पेट एग्जाम दे रहे हैं, तो 15 और 16 तक आपका क्या चलेगा, क्विज चलेगा आपका पेट एग्जाम का, प्लस आपका मुख्य सेविका का क्विज चलेगा। तो टोटल आपको दिन में 4 क्विज देखने को मिलेंगे। साथ में आपको ई बुक मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और साथ में आपको अच्छे से काउंसलिंग आपकी की जाएगी कि आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। इन सब चीज़ के लिए आप मुख्य सेविका के बूस्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके फ़ी की बात करें तो 49 रुपये 3 महीने के लिए यहाँ पे हमने रखा है, और 20 रुपये मंथ है। तो अगर आप 3 महीने के जुड़ना चाहते हैं तो आप 49 रुपये पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 20 रुपये ग्रुप के लिए पे कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप रहेगा, कोई यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा आपको, और सारी चीज़ें आपकी अच्छे से होंगी। तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। पेमेंट का मेथड एकदम सिंपल तरीका है। आप जैसे पेमेंट करेंगे आपको ऑटोमेटिक एक ग्रुप लिंक आ जाएगा ग्रुप का, और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे पहले प्रश्न की बात की तो पहला प्रश्न कह रहा है कि टीका वैक्सीनेशन के जनक किसे कहा जाता है। यानी कि आपका जो टीका है, ठीक है, या फिर आप वैक्सीनेशन भी कह सकते हो, इसके जनक किसे माने जाते हैं। एडवर्ड जेनर को, या फिर आपके डार्विन को, या फिर आपके जोनास साल्क जी को, या फिर आपका रॉबर्ट कोच जी को। तो देखिए, इसका जो सही आंसर जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। क्या जाएगा आपका एडवर्ड जेनर जाएगा, क्योंकि एडवर्ड जेनर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं, या फिर आप इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी आप किसको कहेंगे, आप एडवर्ड जेनर को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पे बात करें डार्विन की तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, जो आपका उत्परिवर्तनवाद है, ये आपके कौन है, डार्विन है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात किया जाए जोनास साल्क, तो इन्होंने क्या किया था, आपकी जो पोलियो की वैक्सीन होती है इसका यहाँ पे इन्होंने खोज किया था। और आपका अगर रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच के योगदान आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप गूगल से इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में करिए कि रॉबर्ट कोच के कौन से योगदान है। उससे पहले भी हमने यही क्वेश्चन आपसे पुट किया था अपने पहले वाले लेक्चर में, तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है, और सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जेई यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन पर दिया जाता है। यानी कि आपका जो जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका होता है, जो कि एक प्रकार का बीमारी होता है, बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका जो टीका होता है ये आपका कब दिया जाता है, ये आपका पूछा है। जन्म के तुरंत बाद दिया जाएगा, या फिर 5 से 7 माह के मध्य दिया जाएगा, या फिर आपका 5 से 10 माह के मध्य, या फिर आपका 9 से 12 माह के मध्य में दिया जाएगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 9 से 12 माह के मध्य यहाँ पे दिया जाता है। तो पहला खुराक आपका कब दिया जाता है, 9 से 12 के मध्य, और आपकी एक बार किए दूसरे खुराक की तो दूसरा खुराक आपका दिया जाता है 16 से 24 माह के बीच। कब दिया जाता है भैया, 16 से 24 माह के बीच आपका दूसरा खुराक, और पहला खुराक आपका 9 से 12 माह के बीच में दिया जाता है। तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे अगर बात करें जापानी इंसेफ्लाइटिस की, तो ये सभी क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है, कुछ ही क्षेत्र हैं वहाँ पे दिया जाता है। अगर हम अपने नज़दीक की बात करें तो आपका जो गोरखपुर का क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको जेई का टीका दिया जाता है, ये आपका जरूरी माना जाता है। ठीक है, और भी जगहों पे दिया जाता है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ही स्पेशल जगह पे इसका टीका लगवाया जाता है। अगर इसके टीके की बात करें तो हमने बताया कि 9 से 12 माह में आपका फर्स्ट वाला, और अगर बात करें 16 से 24 माह में तो 16 से 24 माह में आपका सेकंड का डोज लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का है। 3rd नंबर का प्रश्न कह रहा है कि FIBP की कितनी खुराक पशुओं को दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पशुओं नहीं होगा बेटा, शिशुओं हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना कि FIBP की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है। ठीक है, 1 खुराक दी जाती है, 2 खुराक दी जाती है, 3 खुराक, या फिर आपका 4 खुराक दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म समझिए कि FIBP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। क्या होगा आपका फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। इसमें क्या होता है, इसको सिरिंज के माध्यम से बच्चे दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने एक ओरल वाला सुना होगा, तो ओरल क्या होता है, उसको हम मुंह के द्वारा हम उसको लेते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें, ठीक है, FIBP की, तो यह किसको द्वारा जाएगा, आपके सिरिंज के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। और अगर इसके खुराक की बात करें
तो इसका जो खुराक होता है यहाँ पे 2 खुराक होता है। कौन खुराक होता है आपका? 2 खुराक होता है, एक आपके 6 सप्ताह में और दूसरा आपके 14 सप्ताह में। ठीक है, पहला आपका कब लगाया जाएगा? आपके 6 सप्ताह में। ठीक है, और दूसरा आपका कब लगाया जाएगा? 14 सप्ताह में आपका लगाया जाएगा। ठीक है, कौन सा? यहाँ पे आपका वैक्सीनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन को। ठीक है, यानी कि FIVP को हम 2 बार लगाएंगे, एक शिशुओं में 6 सप्ताह में और दूसरा आपका कितने पे लगाएंगे? 14 सप्ताह में लगाएंगे। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका ओरली नहीं दिया जाता है, इसको हम इंजेक्शन के माध्यम से लगाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का, और 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है या फिर कब दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो आपका कब दिया जाता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद या फिर आपका 48 घंटे बाद। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पिछले जो हमारा पहला वाला पार्ट था उसमें भी ये प्रश्न शायद पुट हुआ था, तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। क्योंकि आपका जो हेपेटाइटिस बी होता है इसका जो टीका दिया जाता है आपके जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको टीका लग जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा? ए वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रोटा वायरस वैक्सीन यानी कि RBV को कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है। यानी कि आपका जो रोटा वायरस का वैक्सीन होता है वो शिशुओं को कितनी खुराक दी जाती है। ठीक है, 1 खुराक दिया जाएगा, 2 खुराक, 3 खुराक या फिर आपका 4 खुराक दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे 3 खुराक दिया जाता है। कितना खुराक दिया जाता है आपका RBV को? तो आपके 3 खुराक दिए जाते हैं। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तीनों खुराक के, तो एक आपका 6 सप्ताह में दिया जाएगा, दूसरा आपका 10 सप्ताह में दिया जाएगा और यहाँ पे तीसरा कब दिया जाएगा? आपके 14 सप्ताह में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? 3 वाला सही जाएगा, क्योंकि आपका जो रोटा वायरस वैक्सीन होता है इसको हम 3 बार देते हैं, 3 खुराक के रूप में देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपका सप्ताह रहेगा, 6 सप्ताह में देंगे, उसके बाद में 10 सप्ताह में देंगे, उसके बाद में फिर हम 14 सप्ताह में देंगे। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का, और 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि PCV मतलब कि निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। क्या हो जाएगा आपका PCV का? निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जो कि आपके निमोनिया के लिए यहाँ पे दिया जाता है टीका। तो ये प्रश्न पूछा है कि PCV को 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती है। यानी कि PCV यानी कि निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो दिया जाएगा उसका 2 खुराक देंगे, लेकिन इसका कब दिया जाना है? 2 से 4 सप्ताह या फिर आपका 6 से 14, मतलब कि 6 सप्ताह में, फिर 14 सप्ताह में, या फिर आपका 9 से 9 सप्ताह में, फिर आपके 12 सप्ताह में, या फिर आपका 15 सप्ताह में, फिर 20 सप्ताह में। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाएगा कौन सा? यहाँ पे बी, यानी कि पहले आप 6 सप्ताह में पहला डोज देंगे और दूसरा आपका 14 सप्ताह में देंगे दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 सप्ताह में पहला डोज निमोनोकोकल का, दूसरा आपका 14 सप्ताह में दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो PCV होता है निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन होता है, जिसको हम किससे बचाते हैं? स्टेप्टोकोकस निमोनिया से बचाते हैं। किससे? स्टेप्टोकोकस निमोनिया से बचाते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख लेना बेटा, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि आपका जो बीमारी काज करता है, आपका निमोनिया बीमारी काज करता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चे को रक्षा करती है। यानी कि आपका जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है ये कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? 2 बीमारी से रक्षा करेगा, या फिर 3, या फिर आपका 5, या फिर आपका 7। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे 5 जाएगा, क्योंकि आपका जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होता है आपके 5 बीमारियों से रक्षा करता है। अगर इन बीमारियों की बात किया जाए तो आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, दूसरा आपका टिटनेस हो जाएगा, चौथा आपका पर्ट्यूसिस हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा? हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप 1। ठीक है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, टाइप बी। ठीक है, टाइप ध्यान रखना, टाइप बी आपका लगेगा, और साथ में आपका हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये आपके 5 प्रकार के टीके यहाँ पे दिए जाते हैं, किसमें? पेंटावैलेंट वैक्सीन के माध्यम से। ठीक है, अगर इसके खुराक की बात किया जाए, तीनों खुराक की बात किया जाए बच्चे, तो आपका 6, 10 और 14 सप्ताह, 6, 10 और 14 सप्ताह में ये आपका दिया जाता है। 6, 10 और आपका 14 सप्ताह में आपका ये खुराक दिया जाता है। पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन आती हैं, डिप्थीरिया की, टिटनेस की, पर्ट्यूसिस की, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की, और आपका हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पुश करिएगा, पुश करने के बाद अपने कॉपी में इन चीज़ों को नोट करिएगा, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, तो आपका जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है कब दी जाती है? 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, और आपका 14 सप्ताह में दिया जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
बी का पूर्ण रूप है, यानी कि आपका OPB क्या होता है, ठीक है, OPB, ठीक है। इस तरह से आप अगर लिख लोगे हिंदी में, अगर आपके एग्जाम में बैठे हो ऐसे हिंदी में OPB लिखा है बच्चे, तो क्या करना, आप इंग्लिश में लिख लेना और आपको उसका जो फुल नाम है वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें OPB की, तो O से आपका होता है ओरल, P से आपका हो जाता है पोलियो और आपका B से क्या हो जाता है वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, आपका सेकंड वाला जाएगा। ये आपके माउथ के द्वारा दिया जाता है और आपका FIPB जो होता है ये आपके इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किन्हें टीका लगाया जाता है, यानी कि आपका जो सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, इस टीके में किसको टीका लगाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को या फिर आपका शिशु को या फिर आपका बच्चे को या फिर आपका उपयुक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी को, क्योंकि आपका जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम होता है इसमें सभी को लगाया जाता है। अगर इस कार्यक्रम के मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसमें भाग लेता है, यानी कि इसमें एक क्रियान्वित होता है, ठीक है। कौन मंत्रालय रहेगा बेटा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रहेगा, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। और ये टीका जो आपका होगा कार्यक्रम में, ठीक है, गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, बच्चों में सभी में दिया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का प्रश्न है और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, पोषण से, शिक्षा से, चिकित्सा से या फिर आपका टीकाकरण से। तो मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित है। अभी तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे टीकाकरण के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ टीकाकरण का है, लेकिन कभी कभी जब आपका मिक्स हो जाता है प्रश्न तो आपको कन्फ्यूजन होता है, जो लोग पढ़े नहीं होते हैं। तो जो लोग पढ़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो आपका जो मिशन इंद्रधनुष है बेटा, ये आपके टीकाकरण से संबंधित है और इसमें आपके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और आपके जो बच्चे होते हैं उनको पूर्ण रूप से टीकाकरण करना माना जाता है, यानी कि इनको पूर्ण रूप से टीकाकरण कर दिया जाए और वो अपने जो भी बीमारियां हो रही हैं उससे ये मुक्ति पा जाएं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का और 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई, यानी कि आपका जो मिशन इंद्रधनुष है इसका शुरुआत कब किया गया था, 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर आपका 2018 में। तो अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो आपका ये 25 दिसंबर, कब बेटा, 25 दिसंबर, ठीक है, 2014 में इसका शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सन ही पूछा है तो आपका 2014 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। अगर इसका उद्देश्य पूछेगा तो उद्देश्य क्या था, सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना। इस कार्यक्रम के 7 रोगों से संबंधित 9 टीके शामिल है, यानी कि इनमें से 7 टीके, ठीक है, 7 प्रकार के टीके यहाँ पे लगाए जाते हैं। वो हालांकि इसका जो टीका का नंबरिंग है ये आपका बढ़ा दिया गया है। अब फाइनली आपका 12 टीका यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का और 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी, यानी कि आपका जो रेबीज रोधी टीका है इसका जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, आपके रॉबर्ट कोच या फिर आपका लुईस पास्चर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपका जो रेबीज रोधी टीका है ये आपके लुईस पास्चर के द्वारा खोज किया गया था। अगर लुईस पास्चर के एक और योगदान की बात करें तो आपका जो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी और भी जितने माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको भी पास्चुराइजेशन के बारे में पता होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक बार मिल्क को गर्म किया जाता है, ठीक है, अच्छे तापमान पे गर्म किया जाता है, फिर उसको एक बैग क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी छोटे जीवाणु होते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और आपका जो दूध होता है आपका क्या हो जाता है, निर्जीवीकरण हो जाता है, यानी कि आपके स्टेलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो दूध होते हैं खराब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यानी कि पास्चुराइजेशन की जो क्रिया था ये आपके लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था और साथ साथ में आपके रेबीज रोधी टीके की खोज भी आपके लुईस पास्चर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे बात करें एडवर्ड जेनर की तो आप सभी को पता चल गया होगा। एडवर्ड जेनर के बारे में कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि एडवर्ड जेनर कौन से यहाँ पे खोज किए थे, ठीक है। तो कमेंट करके बताओगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी, ठीक है बच्चे। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो आपकी एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन जो आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का और आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया है। ध्यान रखना बच्चे, अगर यहाँ पे आएगा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई तो आपका 25 दिसंबर 2014 में, और अगर गहन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत पूछेगा तो आपका ये 2017 में किया गया था। यानी कि जो आपका टीकाकरण है इसको और तेज़ी से करने के लिए और बेटर करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आप सभी को पता चल गया होगा कि आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
अक्टूबर में आपके अक्टूबर 2017 में शुभारंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य था टीकाकरण कार्यक्रम को और तेज करना। ठीक है, तो इसका जो आपका मिशन इंद्रधनुष है इसको दूसरा नाम दिया गया गहन मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद में हो सकेगा तो गहन मिशन इंद्रधनुष के अलग अलग और वर्जन आए थे, जैसे 0.2.0, ठीक है, 1.0, इस तरह से करके आए हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे आगे बता देंगे। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा 13 वाले का। 13 का जो आपका गहन मिशन इंद्रधनुष है ये आपका कब चला गया था? आपका 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2017 में आपका इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध है, यानी कि आपका जो मिशन इंद्रधनुष है इसके अंतर्गत कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपका टिटनेस दिया है, पोलियो दिया है, खसरा दिया है। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला है उपयुक्त से भी यही सही जाएगा, क्योंकि आपके 7 टीके लगाए जाते हैं आपके मिशन इंद्रधनुष में, जिसमें से आपका जो ऊपर वाला 3 है टिटनेस, पोलियो, खसरा, ये भी आपका शामिल है। और अगर इसके अलावा बात किया जाए तो टोटल आपके 7 हो जाएंगे, और 7 की अगर नाम की बात करें तो आपका एक हो जाएगा टिटनेस, दूसरा आपका हो जाएगा पोलियो, तीसरा आपका हो जाएगा खसरा। ठीक है, खसरे के बाद आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस भी कह सकते हो। ठीक है, काली खांसी, और उसके बाद में आपका हेपेटाइटिस बी का टीका आपका यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का, और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो रोग है वो आपके टीके के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। डिप्थीरिया नहीं रोका जा सकता, या फिर आपका हेपेटाइटिस बी, या फिर आपका मधुमेह, या फिर आपका पोलियो। तो आपको इसका सही आंसर पता चल गया होगा बच्चे। डिप्थीरिया के लिए हम लोग डीपीटी लगवा देंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा देंगे, और पोलियो के लिए हम लोग 2 प्रकार के यानी कि आपका ओरल वैक्सीन और आपका एक इंजेक्शन वाला वैक्सीन दे देंगे, तो इसका टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात किया जाए मधुमेह यानी कि अगर शुगर की बात किया जाए तो शुगर को हम किसी भी टीकाकरण के माध्यम से नहीं रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा शुगर आपको हो गया है तो इसके लिए आपको एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, इसी का एक इंजेक्शन आता है, तो आपको इंसुलिन हार्मोन का यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, ना कि आपको टीका लगाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपका मधुमेह यानी कि शुगर रोग है इसके लिए हम कोई भी टीका नहीं लगाते हैं। जो हम इंजेक्शन का उपयोग करते हैं वो आपके इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का, और आपका 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी कि यूपीआई कितने बीमारियों की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर यहाँ पे बात करें सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यानी कि इम्यून कार्यक्रम जो होता है, इसमें कितनी बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसके द्वारा आपको 12 बीमारियों का यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आके आपका क्या जाएगा, आपका डी वाला 12 जाएगा। और 12 का जो उद्देश्य क्या होता है 12 टीके देने की, तो वही आपके गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करना तथा बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 12 जाएगा, क्योंकि इस समय आपका जो सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम है यानी कि इम्यून सिस्टम वाला कार्यक्रम है, इसमें आपके 12 टीके दिए जाते हैं। ठीक है, और शुरुआत जब आपके मिशन इंद्रधनुष का हुआ था तो उसमें आपके टोटल 7 टीके दिए जाते थे, और वही जब आपके बढ़ के 12 हो गए हैं। ठीक है बच्चे, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का, और आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया, यानी कि आपका जो कोविड-19 का टीकाकरण अभियान है ये आपके भारत में कब शुरू किया गया था। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो जनवरी 2020, जनवरी 2021, फरवरी आपका 2020, या फिर आपका फरवरी आपका 2021। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर आपका जाने वाला है आपका जनवरी 2021 में आपके कोविड-19 का टीका यहाँ पे शुरू किया गया था टीकाकरण 19 के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा जनवरी 2021 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी आपके कोविड-19 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के, उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे बच्चे। तो आप परेशान मत होना, उसको कहीं ना कहीं हम आपको क्विज के माध्यम से करवा देंगे, या फिर आपको हम एक स्क्रीनशॉट भेज के आपको बता देंगे कि ये चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट हम आपको क्लियर कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है, और आपका 18 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि HACCP 1 यानी कि आपका HACCP आपका क्या है, एक प्रकार का, ठीक है, खाद्य सुरक्षा तंत्र, या फिर आपका कृषि विवक्षण है, या फिर आपका उपभोक्ता कानून है, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका खाद्य सुरक्षा तंत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि खमीर हुआ जीवाणु को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए हैं, सार्किक अम्ल दिया है, सोडियम बेंजोएट दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है, या फिर आपका प्रोपोनिक अम्ल दिया हुआ है।
तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है, यानी कि आपका जो कोल्ड स्टोरेज होता है इसका तापमान कितना होता है। 0 से 32 फ़ारेनहाइट, 2 से 55 फ़ारेनहाइट, या फिर आपका 6 से 24 फ़ारेनहाइट, या फिर आपका 4 से 18 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 0 से 32 फ़ारेनहाइट आपके कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। हमें उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं बच्चे, तो आप कमेंट के माध्यम से समझ में आया है ये आपके लिख कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई और चीज़ें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो इसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और आपसे जो प्रश्न पुट किया गया है, जो कि आपके प्रश्न पूछा गया है, उसको आप कमेंट के माध्यम से अगर आप आंसर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपको वहाँ पे तैयारी हो जाएगी और एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि हाँ बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है लाइक करके शेयर करके बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।